पे हमने कि अपना 11 मेंबरी कमेटी बनाई है। अभी खरना आने तो दो, क्या है वो सिविल अपना उसका आने दो मकसूदा, उसके बाद देखेंगे। हमारा जो धर्म है, धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमारा जो अपना क्या कहते हैं मजहब कहता है, जो हमारा रूल्स है, रूल्स अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसके ऊपर। जब कहेंगे, जब खरना कोई आएगा उसमें कुछ कमी पेशी होगी तब बात करेंगे। मुझे जिंदगी की दुआ देने वाले, हंसी आ रही है तेरी सादगी पर, वर्ड से लेके हिंदुस्तान के हर पहलू पर रोशनी डाली गई और तारीफ के पुल बांधे गए। लेकिन ये निगाह के जो आज हालात हैं, आज मैं बता रहा हूँ, आज जब मैं आ रहा था तो मेट्रो स्टेशन पर जितने भी लोग जा रहे थे ऐसे भद्दे नारे लगा रहे थे कि हिंदू राष्ट्र होने दो और हम नारे कलवा देंगे। ये मैं कश्मीरी गेट की बात कर रहा हूँ, कह रहे थे वहाँ पर कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनने तो दो, फिर हम सबसे जय श्री राम के नारे लगवा देंगे। बर्निंग इशू जो है, बर्निंग इशू वो ये कॉमन सिविल कोड का है। इसको बहरहाल ये इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमान इसको किसी कीमत पर गवारा नहीं करेगा। जो बर्निंग मुद्दा है ला कमीशन का, जो ला कमीशन ने एक वो भेजा है कि अपनी राय दीजिए यक्सा सिविल कोड, वो मुद्दा सबसे बड़ा है। हिंदुस्तान की एकता अखंडता के खिलाफ जा रहा है वो। हिंदुस्तान को अगर आज़ादी दिलाई है तो सभी मजहब के लोगों ने दिलाई है, आज मुसलमानों के ही खिलाफ क्यों? ये मुद्दा हमें अजीत डोवाल साहब के सामने और करीम साहब के सामने रखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान। उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे हमें ये काम करना चाहिए। और मुझे अजीत डोवाल साहब के लिए मुबारकबाद का मुस्तहिक़ समझता हूँ कि उन्होंने राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल को बुलाया। अब आप ये देखिए ना, राम मंदिर की बात तो उठाई, लेकिन ये नहीं कहा कि उसके हाल में क्या कुछ नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट रॉयट्स अजीत डोवाल साहब के सामने नहीं है, जहाँ मणिपुर का, जहाँ वो खुद पैदाइश है, वहाँ का मामला इनके सामने नहीं है। तो ऐसा क्यों? ऐसा मतलब ये फ़ायदा जब है जब इस पर कुछ अमल किया जाए और यहाँ पर जो रहने वाले हमारे हर मज़हब के लोग और ख़ास तौर से जो बड़ी आबादी, वो खुद कह कर गए हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सेकंड पार्टी वो है, मुस्लिम आबादी है वो, तो फिर क्यों नहीं उनके साथ इंसाफ हो रहा? क्यों नहीं हो रहा उनके साथ इंसाफ? तो समझते हैं कि मुसलमान जो है वहाँ पर या इंडिया में सेफ़ है, और दूसरे मुल्कों को देखते हुए आप देखें जहाँ आतंकवाद बहुत ज़्यादा है। कोई मुल्क मुस्लिम ऐसा मुल्क है जहाँ आतंकवाद ना हो सिवाय इंडिया के। इंडिया में मुसलमान भी सेफ़ है और सबसे ज़्यादा सेफ़ जो है हमारी शिया कम्युनिटी है। किसी मुल्क में शिया कम्युनिटी सेफ़ नहीं है। खुद सऊदी अरब में एग्जीक्यूशंस हैं, उनके ऑपरेशन हैं, उनके ऊपर वो विक्टिम होते हैं उसके आतंकवाद के, उसके टेररिस्ट के, वहाँ एग्जीक्यूशन होता है वहाँ के उलमा का, शिया उलमा का। तो वहाँ बिल्कुल शिया कम्युनिटी सेफ़ नहीं, लेकिन हम इंडिया में सेफ़ हैं। यहाँ सारे बुद्धिजीवी बैठे थे, MP बैठे हुए थे, यहाँ पर मिनिस्टर, हर कौम के नुमाइंदे बैठे हुए थे, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल इग्नोर कर दी गई। ये सिर्फ क्या वर्ड को दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान में अमन अमान है, क्या प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाए, होम मिनिस्टर खुश हो जाए? नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं जानते कि आज जो बाबा की आड़ में क्या नहीं कुछ हो रहा है। खुल्लम खुल्ला कहते हैं मैं सबको शरणार्थी बना दूंगा, सबको हिंदू बना दूंगा। गलत बात है। अरे भाई, ये हिंदुस्तान को बचाया सभी मुल्कों, सभी धर्मों के लोगों ने, जिसमें मुसलमानों का भी रोल है। मेरी बात गलत साबित हो जाए, अलीगढ़ से लेके लाहौर की हर पेड़ की टहनी पे उलमाए दीन का सर कलम करके लटका दिया था, फिर भी हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। इसलिए आज़ाद कराया कि आज आने वाली नस्ल की ब्राइट की तो बात कर रहे हैं कि जो जनरेशन आने वाली है उसका फ्यूचर अच्छा हो। अरे ऐसे फ्यूचर अच्छा होगा जब हम खौफ के साए में हमारी आने वाली जनरेशन जिएगी, तो आने वाले वक्त में हमारी जनरेशन क्या करेगी? ये यहाँ है भारत, लेकिन देखिए हम चाहते हैं, हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा हमारे यहाँ पाकिस्तान में है, इससे ज़्यादा सीरिया में है, इससे ज़्यादा मिस्र में है, इससे ज़्यादा सऊदी अरब में है, इससे ज़्यादा आप देखें यमन में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हम उसके जो हमारा मुस्लिम मसला बोर्ड है उसके साथ है, जो उनका स्टैंड है, तो उनका मौके वही है। मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे है तो पूरे इंडिया के लिए, सबके लिए, लेकिन मुसलमानों को सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर होंगे इससे। और अभी तो यही नहीं मालूम कि वह है क्या। सवाल ये कि वह है, पहले तो पता कि है, फिर तो पता नहीं कि वह है क्या। हम तो हवा में मुखालिफत कर रहे हैं अभी। और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में इस वक्त में एक बड़ा कार्यक्रम, एक प्रोग्राम रखा गया है। वर्ल्ड मुस्लिम लीग के जो सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा, और साथ में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, तमाम लोग सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और
क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में रखा गया है। भारत की सिक्योरिटी को, भारत के मुसलमानों को सेफ्टी और उनके तहफ़्फ़ुज़ को देखते हुए किस तरीके के यहाँ पर अभी जो कल्चरल, रिलीजियस और सोशल डायलॉग्स होने हैं, उसको देखते हुए बस अब चंद लम्हों में यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा जो कुछ ही लम्हों में यहाँ पहुँचेंगे और सिक्योरिटी एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अजीत डोवाल यहाँ पर पहुँच गए हैं। Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al Isa, Secretary General of the Muslim World League, India. His Excellency Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al Isa, Secretary General of the Muslim World League, and His Excellency Shri Ajit Doval, National Security Advisor of India, have arrived. Thank you so much, His Excellency, for your enlightening. दे दी। للهند التاريخ الثقافي والحضاري، ونؤمن بأهمية التواصل مع هذا التاريخ في عالمنا الإسلامي، ونقدر أيضا على وجه الخصوص التنوع الإيجابي في جمهورية الهند. هذا التنوع والذي عزز من مفهوم التعايش. His message is loud and clear that we live in harmony, we live in peace if you would like to protect the future of humanity. Excellency, you as an authentic global voice of moderate Islam and a profound scholar, adored and respected by millions of people around the world. We in this hall were singularly fortunate to have this opportunity of hearing you. The enduring profoundness of our historic relationship can be understood from the fact that during Prophet Muhammad's, peace be upon him, time and his marriage with Hazrat Khadija, she had expressed her liking for silk and shawls from Kashmir in India. Excellency, India, the world's largest democracy and the mother of democracies, is a land of incredible diversity. In your talk, you elaborately mentioned about diversity as a fundamental trait of our existence. It has been a melting pot of cultures, religions, languages, and ethnicities which have coexisted in harmony for centuries. As an inclusive democracy, India has successfully managed to provide space for all its citizens, regardless of their religious, ethnic, and cultural identities. The Holy Quran emphasizes the importance of unity and understanding among people from diverse backgrounds. The edifice of modern India is built on the principle of equal rights, equal opportunities, and equal responsibilities for all its citizens. The equality is guaranteed by our Constitution and law. This is also a part of our thinking and destiny. We will all strive and we should try to bring about that convergence where there is an equality in all respects amongst all of us. India has also been a victim of terrorism for many decades. The country has faced numerous terrorist attacks, including the 2008 Mumbai attacks, which claimed 168 lives.
India has actively been working to combat terrorism through various means, including strengthening its security apparatus, enacting new laws, and cooperating with other countries to prevent terrorist activities. However, in this war against terror, even in the face of grave provocations, India has steadfastly upheld the rule of law, rights of its citizens, and protection of human values and human rights. India is an extremely responsible power, but when the need for a hot pursuit against terrorist heavens was felt, we have gone all out to destroy terrorism in our national interest. One earth, one family, one future. Either we sail together or we are doomed to sink together. If we have to sail together, we have to cooperate. We have got to bring about that harmony which Her Excellency you so eloquently told. Religion has to become a beckoning light for the humanity to usher into an era of peace and harmony. We are fortunate, we have got many distinguished religious leaders sitting here from various pursuits and various thoughts, and I do hope that they understand the great responsibility to lead the society in these critical moments. आज की मीटिंग का जो मंशा था वो हमारी समझ में नहीं आया। साहिल का ताल्लुक है, बहरहाल उन्होंने जो अपने हिसाब से जो काम करना था वो कर लिया, लेकिन जहाँ तक मुस्लिम मसाइल का ताल्लुक है, यानी ये सिविल कोर्ट वाला है मसला यकसा का, ये इसका कहीं जिक्र नहीं आया। हाँ, होना चाहिए था, उसका भी जिक्र होना चाहिए था। जो भी मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है, उसका ना तो कोई सवालात करने का कोई मौका था और ना ही बोलने का के लिए तो किसी को परमिशन ही नहीं थी। तो इसलिए ये जो कुछ भी हुआ है वो ठीक है, और जो बातें कही गई हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस वक्त बर्नी इशू जो है, बर्नी वो ये कॉमन सिविल कोड का है। इसको बहरहाल ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मुसलमान इसको किसी कीमत पर गवारा नहीं करेगा। काबिल बर्दाश्त है हया के कि जितना जुल्म और ज़्यादती मुसलमानों के साथ हो रहा है या हुआ है, इतना किसी के साथ नहीं है। हाँ, ये सब उस पर पर्दा डालने के लिए किया जा रहा है, उसकी तैयारी के लिए और पोलराइजेशन के लिए इसको किया जा रहा है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। देखिए दुनिया में ऐसी कहीं तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। इससे जो है आप देखिए 24 के इलेक्शंस आ रहे हैं और देश में क्या हालत कर रखी है, किस तरह के मुद्दों को लेकर ये लोग उजागर जगह जगह। अभी इस्लामिक सेंटर इसलिए इन्होंने ये रखा है कि यहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं सबका साथ सबका विकास का, जो कि पूरी तरह से गलत है, खोखला है। आज इन इस्लामिक सेंटर ने हमें इनविटेशन दिया, हम इसके इनविटेशन पाएँ। हम अजीत डोवाल साहब से ये सवाल रखना चाहते थे कि भाई जो देश के हालात हैं, कि आप देखिए किस तरह के मुद्दों को जहर बनाकर हिंदू मुस्लिम परोसा जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान, अरे हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। एकता का मैसेज, सबका साथ सबका विकास का मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम जो है यहाँ के को बहुत अच्छा जो है गवर्नेंस और ये सब दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि आप तो खुद डेली यहाँ पे मुद्दों को देखते हैं, किस तरह की चीज़ें यहाँ चल रही हैं, किस तरह के जो है हालात हैं देश के। 24 से पहले जैसे पुलवामा पे सत्यपाल मलिक जी का जो है स्टेटमेंट था, उसी तरह से कोई बड़ी घटना, समझ रहे हैं आप बात है कि महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। मेरा ये कहना है कि सिर्फ मुसलमानों के हवाले से नहीं, एक सिविल कोड वो भारत में एक कानून का एक दफ़ा है और उसकी बुनियाद पर हुकूमतें उठाती रही हैं। आज का नया मसला नहीं है और लॉ कमीशन ने भी उसको उठाया है और एक राय मांगी है, उसमें पूरे संजीदगी से अपनी राय देनी है। और भारत जैसे
जैसे मुल्क में जहाँ गंगा जमनी तहजीब तो है, लेकिन दस्तूर हम सबको अपने धर्म और आस्था और अक़ीदे और अखला और शरीयत के मुताबिक रहने की जो इजाज़त देता है, वो सब मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, सबके ये मुश्तरका मसाइल हैं और सब मिल कर के, कोई नहीं चाहता कि इस यकसा सिविल कोड में आकर के और बहुत से अपने शनाख्तों को ख़त्म कर देना। और इसी तरीके से किसी राष्ट्र का हमारा दस्तूर कहता है और भारत की अक्सरियत उसको यही चाहती है कि ये राष्ट्र सेकुलर है और ये सेकुलर रहेगा। आज की तारीख में हिंदुस्तान से बेहतर मुसलमानों के लिए कोई मुल्क नहीं है और तमाम मज़हब के लोग यहाँ खुशगवार माहौल में रह रहे हैं। यहाँ का आइन तम सबको आज़ादी देता है उनके मज़हब के एतबार से। मैं समझता हूँ कि हमें इस तरह की जो फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि लिंचिंग हो रही है, मुसलमान परेशान है, बिल्कुल नहीं हुई है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कार्रवाई नहीं हुई। कानून ने अपना काम किया है, कानून कर रहा है अपना काम। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ही मैसेज जाना चाहूँगा कि आज की जो मीटिंग है ये बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है और ये पूरी दुनिया में मैसेज जाना चाहिए कि हिंदुस्तान किस तरीके से मुसलमानों को साथ में लेके चल रहा है और यहाँ की हुकूमत मुसलमानों को साथ लेके चल रही है। उनकी हुकूमत मुसलमानों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। कि IPC और CRPC क्या है? आपका बच्चा जब क्राइम करेगा तो आप CRPC को पकड़ोगे, IPC को पकड़ोगे, और यहाँ मामला हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं हमारी शरीयत में मुदाखलत हो रही है। आज मुसलमानों के बैंक अकाउंट नहीं है, आज मुसलमान लोन नहीं लेता है, आज मुसलमान बिजनेस ही कर रहा है हिंदुस्तान के आइन के तहत। गुमराह नहीं किया जाए। जो सो कॉल्ड हमारे कौम के रहनुमा बन रहे हैं उनको चाहिए कि बैठ के कौम की फलाह बहबूदी की सोचें, कौम के प्रोटेक्शन की सोचें। हुकूमत के साथ बैठ के बात की जा सकती है। हुकूमत आई है, डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेसी है। यहाँ बैठ के बात की जा सकती है। UCC का जब तक ड्राफ्ट नहीं आता है उसका मुखालिफत करना बिल्कुल गलत है। कि जो रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है वो एक बहुत ही कम माइनॉरिटी होती है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो ब्रेन वॉश होकर इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये रिलीजियस लीडर्स की जिम्मेदारी बनती है, स्पिरिचुअल लीडर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं भी ऐसी नफरत की बात करने वाले हों, कोई भी आपस में इंतशार फैलाने वाले लोग हों तो रिपोर्ट किया जाए और उसके साथ साथ ऐसे जितने भी लोग हैं उनसे आवाम को दूर रहने की उनसे हिदायत दी जाए। ओवरऑल जो उन्होंने बात कही यही कही कि हम सब जो भी हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम नाखून से गोश्त की तरह अलग नहीं हो सकते। वही उनका लुबे लुबाब था। और ये कि भाई उन्होंने इस बात पे भी ज़ोर दिया कि जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, हिंदुस्तान के बड़े अच्छे ये समझिए मामलात हैं, चाहे वो अरब कंट्री हो। और अलीसा साहब ने हिंदुस्तान की तारीफ़ की। मेरे ख़्याल से ये जो चीज़ें हैं ये चलती रहती हैं, ये अब से नहीं है तो जब से हिंदुस्तान बना है जब से चल रही हैं। देखिए मोदी साहब अपने तौर पे लगे हुए हैं, ठीक है, 9-10 साल हो गए उनको मेहनत करते हुए, रोज़ाना कुछ ना कुछ करते हैं। नहीं वो देखिए जो सही हो रहा है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, ऊंच नीच होती है और हमेशा से, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके से मुल्क चल रहा है पिछले 9 साल से, ऊंच नीच सब जगह होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो जो कम्युनल राइट्स हुआ करते थे कांग्रेस के दौर में, उनसे अब हमें छुटकारा मिल गया है। अलावा इसके देखिए आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुसलमान हिंदुस्तान में खुश है। ये अलग बात है कोई इसको भड़का देता है, भटका देता है, बहला फुसला देता है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान में कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूँ, ना मैं कोई उनका ठेकेदार हूँ, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत आराम से है। और बहुत से 56 जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनसे ज़्यादा आराम से अल्लाह का शुक्र है यहाँ रह रहा है। देखिए UCC तो एक ऐसी ट्रेन है जो अभी आई नहीं है स्टेशन पे। वो ट्रेन है, उसमें जो उसके फेवर में बोल रहे हैं, कह रहे हैं क्या ट्रेन है, AC है, गद्दे वाली सीटें हैं, इसमें ज़बरदस्त बहुत बढ़िया पानी मिलता है, सब कुछ है, खाना मिलता है। और जो उसकी मुखालिफत में बोल रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं भाई ये तो ट्रेन है, इसमें ना पानी होगा, ना इसमें गद्दे होंगे, ना इसमें टॉयलेट होगा। अभी तो ड्राफ्ट ही नहीं आया, जब ड्राफ्ट आएगा फिर देखेंगे। और ये बॉल उछालने की कोई बात नहीं है, जब आपने कहा गेंद उछाल दी है, ये तो शुरू से ही है 1949 से। मतलब ये कांग्रेस की सरकार नहीं ला पाई, इनकी सरकार जो है ये दे आर गो गेटर्स। सुनिए खामा खाई, मतलब कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, डराया जा रहा है मुस्लिम कौम को। कौन डरा रहा है? भाई अपने ही लोग डरा रहे हैं कि भाई नहीं, किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हो सकता है कि 150 साल में इस्लामी गायब हो जाए, हो सकता है मुसलमान ही ना रहे। ये चीज़ें उनसे कुछ नहीं रखा। आप ये देखिए कि CAA का बड़ा वो चला था दौर, कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है आराम से रह रहे हैं। ये भी ऐसी होगा, अगर आ भी गया तो इसमें इस्लाम के ऊपर या किसी और मज़हब के ऊपर, क्रिश्चियनिटी है और कोई मज़हब है, पारसी मज़हब है, आँच नहीं आने वाली, ऐसे ही चलेगा बस। ठीक है, होगा ये कि UCC भी आ जाएगा, आप भी अपने हिसाब से चलेंगे, एक्सेप्ट जेंडर जस्टिस। ठीक है,
इक्वालिटी फॉर वुमेन और जो जेंडर बायस है। तो वो इक्वालिटी फॉर वुमेन का जो तस्करा और जिक्र है उसको शरीयत के हिसाब से फिर नहीं देखा जाएगा, कुरान और हदीस के हिसाब से नहीं देखा जाएगा। आने तो दीजिए, जैसे मोदी सरकार कहेगी वैसे देखा जाएगा। फिरोज बख्श साहब नहीं, ऐसा नहीं है, आने तो दीजिए, पहले आएगा देखेंगे। शरीयत, मेरा ख्याल ये है कि जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, चाहे वो जेंडर जस्टिस हो, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी हो, इक्वालिटी, एडॉप्शन, मैरिज, डाइवोर्स, सारे मुद्दे जो हैं हाँ नहीं, ये सारे मुद्दे होंगे। जस्टिफिकेशन होगी मुस्लिम ख़वातीन के साथ भी और दूसरे मज़ाहिब के ख़वातीन के साथ भी, क्योंकि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है किसी भी मज़हब की। मैं मुस्लिम ख़वातीन की बात नहीं कर रहा। तो ये कहीं ना कहीं पहले ड्राफ्ट आ जाए, सब कुछ है, उसके बाद देखा जाए। अगर कोई चीज़ है, किसी को एडॉप्शन से खुशी नहीं है, किसी को 50% बच्ची को जो हिस्सा मिलता है उससे खुश नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, पहले आने तो देना, उसके बाद ही ये बातें होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज अहमद साहब आपसे बात करने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।